नमस्कार साथियों, कंटिन्यू करते हैं अपन ने प्रीवियस लेक्चर को, जहां अपन एंटीनेटल केयर वाले फंडामेंटल पॉइंट को डिस्कस कर रहे थे और 3 सेगमेंट जो उस कार्ड के कंटेंट में इंक्लूड होते हैं वो कंप्लीट कर चुके थे। रजिस्ट्रेशन, हिस्ट्री, एग्जामिनेशन। और अब हम आते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिमेनिंग सेगमेंट पे, जिसे कहा जाता है एडवाइस। एडवाइस, सलाह एक बहुत अच्छा धर्म और पुण्य का काम भी होता है। लोकल लैंग्वेज में कहूं, एक प्रेग्नेंट फीमेल की लाइफ में जो ये नया समय आता है प्रेगनेंसी वाला, उसे बहुत सारे जने, उसके सगे संबंधी, उसे घर वाले, मोहल्ले वाले तरह तरह की सलाह दिया करते हैं, एडवाइजेस दिया करते हैं, क्योंकि सभी जने चाहते हैं कि जो 9 मंथ का डेलिकेट इवेंट है उसकी लाइफ में प्लेजर एंड हैप्पीनेस को लेकर के आए, किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटी या मिस हैपनिंग की तरफ ना चला जाए। अब कोर्स कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पर्टिकुलर क्या क्या उन्हें केयर डायरेक्ट करनी होती है, आज का लेक्चर कंप्लीटली उसी पर फोकस करेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, जहां हमारा मेन मोटो है इस एंटीनेटल पीरियड में मदर को केयर प्रोवाइड करना। और वो केयर जिस हेडिंग के अंदर दी जाती है वो अपने पास एडवाइस है। अब आप किसी को एडवाइस देने जा रहे हैं, प्रेग्नेंट मदर को एडवाइस देने जा रहे हैं, तो एक सामने मोटो तो होना चाहिए कि किस बिहाफ पे एडवाइस देंगे, क्या सलाह देंगे, क्या समस्या के चलते सलाह देंगे। इसीलिए जितने भी एडवाइस हैं उनका एक सामने टारगेट हो, ऐसा यहां प्लान किया गया और उसका नाम दिया गया माइनर एलिमेंट्स। प्रेगनेंसी वाली लाइफ में जिनके रिगार्डिंग आपको केयर प्रोवाइड करवानी है, सामने बोर्ड पे अवेलेबल है माइनर एलिमेंट्स। एलिमेंट जो ये वर्ड है ये बताता है छोटी मोटी समस्याओं को, और नाम भी लिखा हुआ है माइनर। प्रेगनेंसी में जो कंप्लेंट आएंगी, छोटी मोटी समस्याएं आएंगी, उनके रिगार्डिंग आपको एडवाइस देनी है। यह ध्यान रखते हुए कि प्रेगनेंसी में किसी भी प्रकार की दवा या प्रोसीजर का यूज नहीं होता है, सिर्फ सलाह दी जाती है। जीवन में आने वाले परिवर्तनों को सलाह के द्वारा सुधार करके सहने के लिए काबिल बनाया जाता है। वैसे ही अपन यहां पे कुछ बेसिक एडवाइस यूज लेंगे और फिर देखेंगे उन बेसिक एडवाइस में से ही कैसे लॉजिकल एमसीक्यू एग्जामिनर पुटअप कर लेता है। ये एलिमेंट काफी सारे हैं, 8-10 हैं, जितने भी अपन कर पाते हैं आइए 1 बाय 1 उन्हें देखना शुरू करें, एडवाइस देना शुरू करें। इस कैटेगरी में सबसे पहली कॉमनेस्ट प्रॉब्लम, नाम बोर्ड पे मेंशन है, नॉजिया वॉमिटिंग। इसके रिगार्डिंग स्टार्ट करते हैं। नॉजिया वॉमिटिंग के रिगार्डिंग दी जाने वाली केयर, एक एक पॉइंट ध्यान से सुनना। नॉजिया वॉमिटिंग क्या है, रिलेशन किससे है, कौन सा हार्मोन है, क्या मैकेनिज्म है, इतना जानने के बाद ही अपन आगे बढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट थिंग, जहां इस नॉजिया वॉमिटिंग को मॉर्निंग सिकनेस कहा जा रहा था और उसका रेशनल दिया जा रहा था एम्प्टी स्टमक, खाली पेट। खाली पेट में हाइपोग्लाइसेमिया से इंड्यूस कीटोन बॉडी से बढ़ने वाली समस्या, तो फर्स्ट इंटरवेंशन होना चाहिए यहां पे कि एम्प्टी स्टमक कंडीशन नहीं रहना। डू नॉट अलाउ एम्प्टी स्टमक कंडीशन। पहले सारी लाइनें सुने, फिर उन्हें सामने अपन नोट डाउन करेंगे। डू नॉट अलाउ एम्प्टी स्टमक कंडीशन। अब यहां पे एक बात बनती है कि भाई रात को तो रेस्टिंग टाइम पे सोएंगे ही, ऐसा तो नहीं है अलार्म लगा के हर 2 घंटे में खाने का अपन टाइम सेट कर लें, उससे अपनी स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा। तो क्या करें? तो ये कहा जाता है जैसे ही सुबह उठे, अर्ली मॉर्निंग, तो हमारे मेडिकल में एक दवा होती है थायराइड, उसका भी प्रिंसिपल यह होता है, घर वाले लैंग्वेज ही बोलते हैं नैनाबासी, उसका मतलब सुबह उठते ही पहले
जिस प्रकार थायराइड की टैबलेट को भी उठते पहले सुबह ले लिया जाता है, उसी प्रकार यहां पर भी अर्ली मॉर्निंग मदर को उठते ही कुछ खाने की सलाह दी जाएगी। अब जो खाने की सलाह दी जा रही है उसकी क्वालिटी है। पहली बात, खाएं कुछ ऐसा जो दे तुरंत एनर्जी, और वो देता है कार्बोहाइड्रेट। पहली चीज फिक्स हो गई, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, फैट और प्रोटीन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, ड्राई होना चाहिए नेचर में। ड्राई इसीलिए क्योंकि यदि वह मॉइस्ट हुआ तो वह रिफ्लेक्स को, रीगर्जिटेशन को बढ़ा सकता है। इसलिए लाइन आती है अर्ली मॉर्निंग ड्राई कार्बोहाइड्रेट। इसी लाइन पे आपके मौसमी ने सवाल बना करके आपको परेशान किया हुआ है। उसने एक ऑप्शन में दिया हुआ है कि अर्ली मॉर्निंग लार्ज ऑरेंज जूस पी लेना चाहिए। तो साथियों वो गलत इंटरवेंशन होगा, क्योंकि लार्ज ऑरेंज जूस का मतलब है पूरा लिक्विड से भरा हुआ एक ग्लास। जहां तुम्हारा मास्टर सामने स्मार्ट बोर्ड पे चिल्ला करके बोल रहा है कि ड्राइनेस होनी चाहिए, तो इसीलिए वो लार्ज ऑरेंज वाला ऑप्शन गलत हो जाता है। दो स्टेटमेंट, खाली पेट नहीं छोड़ना, ड्राई कार्बोहाइड्रेट देना। आगे बढ़े, और भी चीज, पानी पीने के पैटर्न को भी बताया गया है जिससे रिगर्जिटेशन कम हो सके। क्या पैटर्न है वो? बड़ा सिंपल है, प्राचीन काल से चला आ रहा है। यह बात अलग है हम फॉलो नहीं करते हैं, पर प्रेगनेंसी अच्छी अच्छी आंटियों को फॉलो करना सिखा देती है। वो चीज क्या? खाना जब खाते हैं तो उसके साथ साथ में पानी ना पिएं। डू नॉट ड्रिंक ड्यूरिंग द मील, भोजन करते समय। कब पिएं? जब एक मील के बाद नेक्स्ट मील हो, उसके बीच में गैप हो, बिटवीन द मील। लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है, समझ करके ही आप आगे बढ़ पाएंगे। ड्रिंक फ्लूइड बिटवीन द मील, नॉट ड्यूरिंग द मील। कहने का मतलब जिस समय भोजन कर रहे हैं उस समय ना पिए। एक मील और दूसरी मील के बीच में जो गैप है, 8 बजे ब्रेकफास्ट है, 11 बजे लंच है, के बीच में जो टाइम है उस समय पानी पिए। चलो एक बात, 3 लाइनें हो गई। अब और सुने, देसी इलाज सबसे ऊपर रहता है, और जब सलाह वाली बात चल रही हो तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो क्या? जब भी आपने कभी फील किया हो कि आपको उबाके आ रही हैं, उल्टी का मन कर रहा है, जी मचला रहा है, तो उसमें घर वाले बोलते हैं मुंह में लौंग दबा ले, तुलसी का पत्ता खा ले, अदरक वाली चाय पी लो। ये हमारे देसी नुस्खे होते हैं, वो उबाक उल्टी का एहसास कम करने वाले। तो बिल्कुल ये अलाउडेड हैं, ये बैन नहीं है, ये अलाउ है। आप वहां पे इन थेरेपी का यूज कर सकते हो। ऐसी थेरेपी, लौंग अदरक इलायची पुदीना वाली जो थेरेपी है कहलाएगी हर्बल थेरेपी, जो अलाउ है इंटरवेंशन। और सुने, एक टेक्निक होती है एक्यूपंक्चर, प्रैक्टिकली करके देखना आप लोग भी। नोजिया वाली फ्रीक्वेंसी में या अपने पास बात करें, वॉमिटिंग सेंसेशन में या गैसियस डिस्टेंशन में अपने प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। एक डेमो दिखाता हूं मैं आपको। सामने मेरी पाम में ये वाला जो एरिया है बिटवीन थंब एंड फर्स्ट फिंगर, इसे आप यदि प्रेस करते हैं तो गैसियस डिस्टेंशन रिलीव होता है, डकारे आ जाती है, उबाक एहसास कम हो जाता है। तो ये थेरेपी एक्यूपंक्चर ये भी यूज कर सकते हैं। तो इतने सारे इंटरवेंशन जो बताए जा रहे हैं वो सारे एक एडवाइस और सलाह का पोर्शन है जो नोजिया वॉमिटिंग को ओवरकम करने में हेल्पफुल होता है। नंबर 1 क्या बताया? नेवर अलाउ एम्प्टी स्टमक, खाली पेट नहीं रहना। सुबह उठते ही अर्ली मॉर्निंग ड्राई कार्बोहाइड्रेट उसका यूज करना। पानी का शेड्यूल, ड्यूरिंग द मील नहीं पीना, बिटवीन द मील पीना। इसके अलावा थेरेपी कौन कौन सी? हर्बल और एक्यूपंक्चर। उसके अलावा सबसे कॉमन चीज जो बताते हैं वो होता है अवॉइड ऑयली एंड स्पाइसी फूड। तो ये सारे केयर गिवर इंटर पॉइंट्स शामिल किए जाते हैं नोजिया वॉमिटिंग जैसे एलिमेंट में। नोट डाउन करते हैं क्या क्या बोला अपन ने। तो फर्स्ट वन आपने बोला नेवर अलाउ एम्प्टी स्टमक, खाली पेट नहीं रहना। अगली लाइन अर्ली मॉर्निंग ड्राई कार्बोहाइड्रेट देना, फ्लूइड
बिटवीन मील, नॉट ड्यूरिंग मील। बिटवीन मील लेना, ड्यूरिंग मील नहीं लेना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा हम बोल रहे हैं थेरेपी कौन कौन सी अलाउ थी, हर्बल, एक्यूपंक्चर। तो ये अपने पास कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स हो गए जिसके बेस पे नोजिया वॉमिटिंग जैसी मोस्ट कॉमन कंप्लेंट का भी निराकरण किया जा सकता है। मदद करेंगे सारे सामने बोर्ड पे बैक टू बैक लिखे हुए 4 इंटरवेंशन, जब आप सॉल्व करेंगे अच्छे से अच्छे क्वालिटी वाला कोई भी यहां पे क्वेश्चन का, एग्जामिनेशन का क्वेश्चन। तो ये सारे फंडामेंटल अपने पास इंटरवेंशन। आगे बात करते हैं अगली समस्या का। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है अपने पास में, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी। जैसा अपन ने देखा यूरिनरी फ्रीक्वेंसी वाली जो कंप्लेंट है प्रेगनेंसी के तीनों ट्राइमेस्टर में अवेलेबल रहती है। हाइपर वॉलेमिया के कारण, यूट्रस के प्रेशर के कारण बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है। तो बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है तो उसके इंटरवेंशन सुनना शुरू करें। नंबर 1 कि जब बार बार आपको टॉयलेट की तरफ जाना है तो कई बार होता है अपन आदत में नहीं डालते हैं, पर हाइजीन का बराबर ध्यान रखना है। हाथ धोना, वैसे तो इस दुनिया में, हिंदुस्तान में बहुत ही ऐसे कम ईमानदार व्यक्ति हैं जो टॉयलेट जाने के बाद में, यूरिन पास करने के बाद में हाथ धोते हैं। वो तो कोई सामने या पड़ोस वाला देख रहा होता है या कहीं बाहर जिमने गए हो तब जरूर नाटक कर लेते हैं। पर मान लीजिए आप यदि करते हैं अच्छी बात है, लेकिन जब बार बार दिन में 10 बार आएगा तो हाथ धोते धोते भी परेशान हो जाएंगे। हालांकि कोरोना ने सबको हाथ धोना सिखा दिया है। तो यहां पे स्ट्रिक्ट है कि यदि आप टॉयलेटिंग प्रैक्टिस में हैं तो हैंड हाइजीन कंपलसरी करें, एक बात। सेकंड 1, ये प्रॉब्लम है तो एक चीज कर सकते हैं, रात के टाइम पे, स्लीपिंग टाइम पे, रेस्टिंग टाइम पे अपने फ्लूइड इनटेक को थोड़ा कम कर दें। जितना पीना है मॉर्निंग टाइम में पी लें ताकि यूरिन पास करने में आपका स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्बेंस ना हो। तो लिमिट द फ्लूइड ड्यूरिंग इवनिंग और नाइट टाइम, एक बात। एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है यदि आप कर पाए तो वो चीज ये होती है शेड्यूल बनाना। शेड्यूल बनाने का मीनिंग क्या है, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी का मतलब है बार बार यूरिन आ रहा है। कई बार क्या होता है अर्जेंसी जैसी कंप्लेंट आ जाती है, तो उसके लिए शेड्यूल बनाएं। खुद अपने आप हर 1 या 2 घंटे से यूरिन पास करने के लिए जाएं और यूरिन पास करें। आता है तो ठीक है, नहीं आता तो वापस आ जाएं। ऐसा करने से क्या होगा, अर्जेंसी वाली कंडीशन नहीं होगी। एग्जाम्पल देता हूं, लेक्चर स्टार्ट होने से पहले आपको हल्का सा कोई सेंसेशन आई थी यूरिन की या नहीं भी आई थी, आप यूरिन करने नहीं गए और आप सामने मोबाइल लेके लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, देख रहे हैं। जैसे लेक्चर टाइमिंग 30-40 मिनट का हुआ तो आपको अर्जेंसी आई, प्रेशर बना अचानक से, तो मोबाइल पटक के तुरंत भागे। ऐसी अर्जेंसी वाली कंडीशन जब आती है तो ब्लैडर की मसल पे प्रेशर पड़ने से डैमेज हो सकता है। इसीलिए यदि आपको नहीं आते हुए भी लेक्चर शुरू होने से पहले एक बार जा आते तो कुछ ना कुछ तो निहाल करके आते, जिससे 1 घंटे के बीच में ऐसी आपातकालीन आपदा का सामना नहीं कर पाते। तो शेड्यूल बनाएं जिससे अर्जेंसी वाली कंप्लेंट ना हो कि आके तो रहेगा पर हम खुद जाके खड़े हो जाएं और आ जाए तो हमें बीच में अर्जेंसी ना आए। थर्ड लाइन, इसके अलावा जब बार बार यूरिन पास करने में ब्लैडर की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती हैं, तो जब भी कोई मसल ओवर एक्ट करती हैं तो वो एग्जॉस्ट होकर लूज हो सकती है। तो यहां पे यूरिनरी मसल या बात करूं कंप्लीट पेरिनियल मसल्स की स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए स्पेसिफिक एक्सरसाइज होती है कीगल, उसे परफॉर्म करने का इंस्ट्रक्शन दें। तो हमारे पास क्या क्या इंटरवेंशन हो गए उन्हें पर नोट डाउन करना चाहे 1 बाय 1। सबसे पहले आपको बोला क्या मेंटेन करेंगे, आ रहा है तो आने दो पर हम ये चीज मेंटेन करेंगे। नाम क्या लिख दिया वहां पे, हाइजीन प्रैक्टिस। नेक्स्ट वन क्या बोला, इवनिंग टाइम पे, रात के समय पे क्या करोगे आप लोग, लेस इनटेक, कम पानी पिएंगे।
आगे बात करी। इसके अलावा आपको क्या बनाना है, शेड्यूल वॉइडिंग बनानी है। वेट ना करें अर्जेंसी का, जब भी मूड हो जाकर खड़े हो जाएं। शेड्यूल वॉइडिंग बनानी है। और पेरिनियल मसल्स के इंप्रूवमेंट के लिए आपको क्या करना है, कीगल एक्सरसाइज। दीज आर द बेसिक फंडामेंटल इंटरवेंशन टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ यूरिनरी फ्रीक्वेंसी। अब यहां पे आपको कीगल एक्सरसाइज के बारे में बताया जाए तो उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन है, पेरिनियल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने का। देखते हैं, एक डमी से अपन अपने पास अवेलेबल है वो कीगल एक्सरसाइज का प्रेजेंटेशन, उसे देखें यहां सामने बोर्ड पे। कीगल एक्सरसाइज जहां पे फ्लैट ऑन द बोर्ड लाइट डाउन करने के बाद में दोनों हाथ फर्श पे, पैरों में सिर्फ टोज अपने फर्श पे, बाकी पूरी सोल एलिवेट और कंप्लीट बॉडी का एलिवेशन। जब ये पोस्चर लेंगे तो बॉडी में होगा, पेरिनियम में होगा कॉन्ट्रैक्शन। पेरिनियल मसल्स को अपन उठा रहे हैं, बाकी बॉडी पोर्शन ऑन द फ्लोर ही है। ओनली पेरिनियल पार्ट एलिवेट हुआ है तो कॉन्ट्रैक्शन। वापस बोर्ड पे आएंगे तो पेरिनियम का रिलैक्सेशन। अल्टरनेटिवली रिपीटेशन जब चलेगा इस एक्सरसाइज का तो बेनिफिट होगा हमारे इस वाले एरिया, पेरिनियम वाले एरिया की मसल्स में, स्ट्रेंथ में। दिस एक्सरसाइज डेजिग्नेटेड विद द टैग ऑफ कीगल। आते हैं अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। यूरिनरी फ्रीक्वेंसी के बाद अगली समस्या सुने, वेजाइनल डिस्चार्ज। वेजाइनल डिस्चार्ज का लॉजिक, प्रेगनेंसी वाला एस्ट्रोजन और बनने वाला एक्सेसिव सर्वाइकल म्यूकस। यहां पे बहुत सारा सर्वाइकल म्यूकस, बहुत सारा डिस्चार्ज आ रहा है, तो नो डाउट यहां पे आप मदर को सैनिटरी पैड यूज करने का इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं। सैनिटरी पैड्स जो डिस्चार्ज को कलेक्ट करने के लिए ही बने होते हैं, तो यहां एक्सेसिव डिस्चार्ज प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए उन्हें सैनिटरी पैड यूज करने का इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने बताया, प्रेगनेंसी वाला ल्यूकोरिया फिजियोलॉजिकल ल्यूकोरिया होता है जो इन्फेक्टेड नहीं है, तो मां को समझाएं बिना घबराए किसी प्रकार की दवा और लोशन का इस्तेमाल करने ना जाएं। कहीं वो सोचे कि मुझे इन्फेक्शन हो गया इसलिए डिस्चार्ज ज्यादा आ रहा है, ऐसा नहीं। उन्हें एक्सप्लेन करेंगे दिस इज ए नॉर्मल फेनोमेना, यू हैव टू लिव विद दिस कंडीशन बाय द यूज ऑफ सैनिटरी पैड। एक स्पेसिफिक चीज, नॉर्मल फीमेल्स में ये डिस्चार्ज वाली प्रॉब्लम जब ज्यादा होती है तो वहां पे इरिगेशन किया जाता है। फंडामेंटल में फेमस है इरिगेशन। इरिगेशन मतलब धुलाई करना। यहां पर भी वेजाइनल इरिगेशन किया जाता है जिसे बोलते हैं डाउची। पर यह ध्यान रखना, उस डाउची में, उस इरिगेशन में जो वाटर होता है वो प्रेशर से इंसर्ट किया जाता है। प्रेगनेंसी में ऐसी डाउची वाली प्रैक्टिस अलाउ नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी में प्रेशर से अपन वाटर इंजेक्ट करेंगे तो 2-3 हार्म है। फर्स्ट वन, एमनियोटिक मेम्ब्रेन रप्चर हो सकती है। सेकंड वन, सर्वाइकल जो मसल्स है, ओस हैं, वो डैमेज, लूज, ओपन हो सकते हैं, तो वो प्रैक्टिस नहीं करनी। नॉर्मल फीमेल में वेजाइनल डिस्चार्ज कंप्लेंट दूर करने के लिए डाउची परफॉर्म करते हैं। प्रेग्नेंट फीमेल में इस प्रॉब्लम ओवरकम करने के लिए डाउची परफॉर्म नहीं करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। नोट डाउन करें क्या क्या बताया। डिस्चार्ज में मदर को आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं क्या यूज करने का, सैनिटरी पैड्स का। घबराना नहीं है, क्योंकि ये चीज कैसी है, फिजियोलॉजिकल है। फिजियोलॉजिकल है तो मतलब क्या है, कोई दवा का यूज नहीं करना, नो ड्रग। इसके अलावा आपको क्या यूज नहीं करना, डाउची यूज नहीं करना। डाउची क्या है बता दूं आपको, डाउची को बोलते हैं वेजाइनल इरिगेशन। इस लाइन को लिख दें अपन, व्हाट इज डाउची, अलग से सवाल बनकर के आ जाए तो हम जवाब देने में कैपेबल हों। डाउची मीनिंग वेजाइनल इरिगेशन, एक
पंप में जैसे वो आता है ना दूध वाला, वो भोंपू भोंपू करता रहता है, उसमें कंटेनर में स्टेराइल सॉल्यूशन लेकर के प्रेशर से वेजाइना में इंसर्ट किया जाता है। डाउची के अंदर दिखा देता हूं मैं आपको, यहां पे अवेलेबल है अपने पास वो डाउची। इस वाले डायग्राम को देख लीजिए, ये एक बैलून शेप पंप है, उसमें स्टेराइल सॉल्यूशन भरते हैं और इस नली की मदद से वेजाइनल कैनाल में इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे वो क्लीन होती है, धुलाई होती है, इरिगेशन होता है। ये डाउची का एक इंस्ट्रूमेंट है। नॉर्मल फीमेल में यूज कर सकते हैं, प्रेगनेंसी में जैसा बताया साइड इफेक्ट होने के चांस हैं, यूज नहीं करना डाउची। तो ये हमने ओवरकम किया हमारी प्रॉब्लम वजाइनल डिस्चार्ज को। नेक्स्ट वन देखते हैं, अगली समस्या क्या है, ब्रेस्ट डिस्कंफर्ट। ब्रेस्ट डिस्कंफर्ट में ज्यादा परेशानी नहीं है, एक दो प्रॉब्लम ही है। पहली बात, छाती में खिंचाव होना, मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ हो रही है, साइज बढ़ रहा है, हाइपरट्रॉफी हो रही है, पेन आ रहा है, खिंचाव फील हो रहा है, वो सेंसेशन। दूसरा, लैक्टेशन रिलेटेड चेंजेस जब शुरू हो जाते हैं तो लास्ट के दिनों में कभी कभार जो कोलेस्ट्रम है अपने आप निप्पल से रिलीज होने लग जाता है। बहुत सी मदर की कंप्लेंट होती है कि प्रेगनेंसी में ही ऐसे बोलते हैं दूध झड़ता है, वैसा निप्पल से मिल्की सिक्रेशन रिलीज होता है। ये तो समस्याएं होती हैं, इन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उन्हें गाइड करना। फर्स्ट वन, यदि इंक्रीज साइज से डिस्कंफर्ट है तो आपको कंसंट्रेट करना होगा अपनी क्लोथिंग पे। मदर को इंस्ट्रक्ट करें क्लोथिंग जो हो वो लूज और कंफर्टेबल हो, उसका विशेष ध्यान रखें। डिस्चार्ज वाली बात आएगी निप्पल से तो एज ए हाइजीन प्रैक्टिस उन्हें क्लीन करते रहें। अब इसे क्लीन करने की कैटेगरी में बहुत विशेष चीज है। घर के बुजुर्ग जो दादी नानी जो होती हैं बड़ी ज्ञानी, वो बोल देती हैं हल्दी लगा ले, दूध लगा ले, देसी घी लगा ले, मलाई लगा ले, वैसलीन लगा लो निप्पल को लुब्रिकेशन के लिए। तो उन सभी दादी नानी के हाथ जोड़ देना और बोलना कि स्मार्ट बोर्ड पे एक मास्टर ने पढ़ाया था कि किसी भी प्रकार के ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट का यूज निप्पल क्लियरेंस के लिए नहीं करना। किसी भी ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट का यूज निप्पल क्लियरेंस के लिए नहीं करना, क्योंकि ऑयल जो होता है वो निप्पल में पाए जाने वाले छोटे छोटे जो स्पोर होते हैं उन्हें ब्लॉक कर देता है, जो बाद में आफ्टर डिलीवरी फीडिंग के समय एंगोजमेंट की प्रॉब्लम करेगा। तो याद रखना, सिक्रेशन क्लियर हम क्लियर वाटर से करेंगे, किसी ऑयल बेस्ड डिवाइस या एजेंट से नहीं करेंगे। तो दोनों चीज, ब्रेस्ट डिस्कंफर्ट पहली समस्या, दर्द तनाव दूर करने के लिए जो क्लॉथिंग होनी चाहिए वो अपने पास लूज एंड कंफर्टेबल होनी चाहिए। एंड द नेक्स्ट वन, जो अपने पास सिक्रिएशन है उसके लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सिक्रेशन हमेशा क्लियर किससे करने चाहिए, क्लियर वाटर से, साफ पानी से। किससे नहीं करना चाहिए, ऑयल बेस्ड डिवाइस से। डोंट यूज ऑयली सब्सटेंस। और इन दो विशेष बातों का हम ध्यान रखेंगे। हमारी वाली का जब नंबर आएगा तो उसे भी समझाएंगे, बिल्कुल तैयार रहना। यहां से सवाल बहुत कॉमनली कई बार पूछा गया है, ये जो सिक्रेशन क्लियरेंस वाला सवाल है कई बार पूछा गया है, आप भी ध्यान रखें। उन सभी सवालों में आपका जवाब इसी को लेके एग्जामिनर लेना चाहेगा कि ये चीज यूज करनी थी या नहीं। तो ये अपने पास एलिमेंट था ब्रेस्ट डिस्कंफर्ट और उसका मैनेजमेंट। नेक्स्ट वन कंप्लेंट हमारे पास क्या है, तो वो सिनकोप। व्हाट इज सिनकोप, सुने सबसे पहले मीनिंग सुने, फिर उसके 3 4 5 मोड ऑफ एग्जाम्पल देखेंगे। सिनकोप का मीनिंग है सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। I will mention on the board. Sudden loss of consciousness for short duration. अब इसका मीनिंग बताता हूं। प्रेगनेंसी में
सर्कुलेटरी चेंज, हाइपरवॉलेमिया, फिजियोलॉजिकल एनीमिया, हीमोडाइल्यूशन के चलते, पोस्चुरल हाइपोटेंशन वाली कंडीशन के चलते जो बॉडी का अपर सेगमेंट है, हेड वाला पोर्शन है, में प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं पहुंच पाता। राइट साइड पोस्चर से वीनस रिटर्न कलेक्शन से प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं पहुंच पाता, और जब ब्रेन के पास प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं पहुंच पाता तो वो अपने लक्षण है दिखाता। कमजोरी आना, चक्कर आना, आंखों के सामने अंधेरी आना, एकदम ब्लैकआउट हो जाना, साफ हो जाना, गिर जाना, डिजीनेस, ये चीजें आती है। वो चीज सिंकोप कहलाती है। हमने ऐसे सर्कुलेशन वाली समस्याओं को फिजियोलॉजिकल चेन में पढ़ा है और समझा है। इन सब का कारण क्या होता था? पोस्चुरल हाइपोटेंशन। और इलाज क्या होता था? चेंज इन पोजीशन। तो वही चीज यहां पे, दिस सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इज रिलेटेड टू विच कंडीशन? पोस्चुरल हाइपोटेंशन। एंड टेल मी माय डियर्स, what is the best intervention suitable for the condition of postural hypotension? Is change in the position. And what is the ideal position to overcome the problem related to circulation? Is left lateral position. हमने मानवता धर्म से यह पढ़ लिया है कि प्रेगनेंसी में किसी भी समय सर्कुलेशन इंपेयरमेंट के चलते दिमागी लक्षण आना शुरू होते हैं, तो उसके इलाज के लिए सर्कुलेशन प्रमोट करना चाहिए। और प्रमोट करने के लिए पोजीशन कौन सी? लेफ्ट लैटरल पोजीशन। तो मेंशन कर देता हूं यहां पे, मदर को इंस्ट्रक्शन देंगे कौन सी पोजीशन यूज करने का? लेफ्ट लैटरल पोजीशन। सो दिस इज ए कंडीशन एंड दिस इज अवर इंटरवेंशन फॉर सिनकोप। आगे बढ़ते हैं। सिनकोप के बाद क्या बढ़ा हुआ है? लेग एडिमा, पांव भारी होना, बहुत कॉमन कंप्लेंट है। वीनस रिटर्न से संबंधित, फीटल कंप्रेशन से संबंधित, राइट साइड एडिमा कॉमन से संबंधित। लेग एडिमा हो गया। और जब एडिमा हो गया तो हल्के फुल्के इंटरवेंशन। नंबर 1, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग ना करें। एक तो पहले ही एडिमा हो रहा है लोअर एक्सट्रीमिटी में, और दूसरा यदि आप प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग करेंगे तो भी अपने लोअर एक्सट्रीमिटी पे जोर पड़ने से एडिमा और बढ़ेगा। तो प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग ना करें। दूसरा, एडिमा का एक प्रिंसिपल है, जब भी एडिमा, जहां भी एडिमा हो, उस पार्ट को एलिवेट कर दो। सिर में एडिमा है, सिर को एलिवेट कर दो। हाथ में एडिमा है, हाथ को एलिवेट कर दो। पैर में एडिमा है, पैर को एलिवेट कर दो। और कहीं एडिमा है, उसे भी एलिवेट कर दो। एलिवेशन एलिवेशन एलिवेशन। तो यहां भी कर सकते हैं एलिवेशन ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज। लेकिन प्रेगनेंसी में ज्यादा एलिवेशन से हो सकता है फेमोरल कंप्रेशन, इसीलिए ज्यादा एलिवेशन मदर नहीं कर पाएगी। आप पर मदर कुछ भी कर सकते हैं, पर एक प्रेग्नेंट मदर ज्यादा एलिवेशन नहीं कर पाएगी। तो वहां पे यूज ली जाती है स्टॉकिंग्स। स्टॉकिंग्स क्या होती हैं? इलास्टिक कंप्रेसिव बैंडेजेस। इलास्टिक कंप्रेसिव बैंडेजेस होती हैं जो पंप करती हैं लोअर एक्सट्रीमिटी को, जिससे प्रमोशन होता है वीनस रिटर्न का और इंप्रूव होता है सर्कुलेशन, कम होता है आपका एडिमा। ये पंपिंग एक डिवाइस के तौर पे पढ़ाऊंगा मैं आपको एंटी शॉक के अंदर। फिलहाल छोटी सी बात है, इलास्टिक कंप्रेसिव बैंडेज जिन्हें स्टॉकिंग कहा जाता है, उसका यूज आप मदर को इंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो क्या क्या इंटरवेंशन अपने लिए लेग एडिमा ओवरकम के लिए? फर्स्ट आपने बोला क्या अवॉइड करें? अवॉइड प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग। उसके बाद राम धर्म क्या कहता है? जहां भी हो एडिमा क्या करना होता है? एलिवेशन। और अपने पास यहां पर हम किसके यूज को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं? वो नाम अपने पास है स्टॉकिंग। स्टॉकिंग्स लोअर एक्सट्रीमिटी को कंप्रेस करती है, जिससे ब्लड वीनस रिटर्न के तौर पे पंप होता है, एडिमा में फायदा मिलता है। ये चीज बड़े लेवल पे एक एग्जांपल से दिखाता हूं, आप देखें। यहां पे अपने पास एक डायग्राम है उसके लिए, जो बड़े लेवल पे आता है, वो अपने पास सामने ही है। पैरों में पंपिंग डिवाइस पहना रखी है, यहां से पंप होता है,
लगातार पंपिंग कंप्रेशन से रिटर्न प्रमोशन होता है, और रिटर्न प्रमोशन होने से सर्कुलेशन में फायदा और दूसरा एडिमा में कंट्रोल, दोनों सिचुएशन हमें देखने को मिलती है इस पंपिंग मैकेनिज्म से। एक बात, चले आगे अगली समस्या पे। लैग एडिमा से कोरिलेट ही एक समस्या और आ रही है, वेरिकोसिटी। समस्याएं आती जाएंगी, हम समाधान बताते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। वेरिकोसिटी जा गई है, तो एक बात तो यह है, जैसा लैग एडिमा के लिए कहा वैसा सेम वेरिकोसिटी के लिए बोल दो, क्योंकि वेरिकोसिटी भी क्या है, वीनस ब्लड कलेक्ट होने से वेन का डायलेशन हो जाना, एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ वेन ड्यू टू कलेक्शन ऑफ ब्लड। और कलेक्शन ऑफ ब्लड को कम करने के लिए अभी जो आपने देखा, स्टैंडिंग अवॉइड करनी है, एलिवेशन करना है, स्टॉकिंग यूज करनी है, वो सब यहां कॉमन रहेगा। एक्स्ट्रा क्या बताना है इसमें, एक्स्ट्रा बता सकते हैं क्लोथिंग, जो फैशन का ट्रेंड है फिटिंग वाला, उसे अवॉइड करना है। जो आपके क्लोथ हैं, अंडर गारमेंट्स हैं, लोअर क्लोथ्स हैं, वो लूज एंड कंफर्टेबल हो, वो टाइट नहीं होने चाहिए। दूसरी बात, कॉमन प्रैक्टिस होती है बैठने के दौरान सिटिंग पोजीशन में हम क्रॉस लेग करके बैठ जाते हैं, तो क्रॉस लेग पोस्चर भी आपको अवॉइड करना है। क्रॉस लेग पोस्चर सर्कुलेशन पे लॉक लगा देता है, और सर्कुलेशन पे लॉक लगने से ब्लड का स्टासिस हो जाता है। तो वेरिकोसिटी के लिए सेम एज प्रीवियस के अलावा आपको जनरल 2 इंस्ट्रक्शन और देने हैं, वो ये अवॉइड टाइट क्लोथिंग, और इसके अलावा अवॉइड क्रॉस लेग पोस्चर। जैसे इंस्ट्रक्शन आपको यहां पे देने हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन है लैग एडिमा और वेरिकोसिटी। आगे बढ़ते हैं अगली प्रॉब्लम पे। क्या है अपने पास सामने की तरफ, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन भारी समस्या, पेरिस्टाल्सिस नहीं हो रही, बच्चे का प्रेशर हो रहा है। अरे कॉन्स्टिपेशन की क्या बात करते हो, हवा का झोंका भी नहीं निकल रहा है, पढ़ा था अपन ने। तो इसके लिए सबसे पहले तो वो 2 लाइनें बोल दो जो कॉन्स्टिपेशन को देखते ही माहौल बनकर दिमाग में तुरंत आ जाती हैं। और वो 2 लाइनें क्या है, फ्लूइड एंड फाइबर। फ्लूइड एंड फाइबर, कॉन्स्टिपेशन एलिमेंट ओवरकमिंग बेसिक टू इंटरवेंशन। पानी की मात्रा ज्यादा बढ़ाएं, अपनी डाइट में फाइबर की मात्रा ज्यादा बढ़ाएं। इसके अलावा और अच्छा इंटरवेंशन क्या है, तो सुने, वो है एम्बुलेशन, चलना फिरना। प्रेगनेंसी में रेस्टिंग पीरियड में ये कॉमन हो जाता है कि ज्यादा रेस्ट होने से बॉडी में एम्बुलेशन नहीं होता, और एम्बुलेशन नहीं होने से गैसियस प्रॉब्लम, गैसियस डिस्टेंशन, कॉन्स्टिपेशन, पेट साफ नहीं होना, ये समस्या होती है। आप लोग भी सुबह सुबह प्रेशर बनाने के लिए पानी के गिलास लगाकर पहले 5-4 चक्कर काटते हैं। सुबह सुबह कोई भी इंसान आपको संडास के बाद चक्कर काटता हुआ दिख जाए और अंदर ना जाए तो समझ जाना आ नहीं रही, वो माहौल बना रहा है, प्रेशर बना रहा है। सेम यहां पे एम्बुलेशन। अब आगे, यदि ये कंडीशन ज्यादा हो तो वहां पे पूछा जाता है क्या एनीमा और लैक्सेटिव इंडिकेटेड है, दे सकते हैं, तो जवाब देना है नहीं। एनीमा एंड लैक्सेटिव आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, यूज नहीं करने हैं। यदि कंडीशन सीवियर हो तो केवल डॉक्टर परमिशन पे इंडिकेटेड है। तो 2 लाइन, जनरली एनीमा लैक्सेटिव आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड, इंडिकेटेड आफ्टर ओनली रिटन कंसेंट ऑफ योर डॉक्टर। तो इस विशेष बात का ध्यान रखें, क्योंकि इस एनीमा ने सवाल बना रखा है आपके एग्जाम में। तो आओ कॉन्स्टिपेशन दूर करें। तो क्या क्या बोला आपने, क्या करो, पानी पियो, इंक्रीज फ्लूइड, ठीक है। पानी के अलावा डाइट में क्या बढ़ाओ, इंक्रीज फाइबर। घूम घाम के माहौल बनाओ, क्या बोला, एम्बुलेशन। एनीमा लगवाओ या न मत लगवाओ, तो आंसर देना है एनीमा, या एनीमा के बजाय आप यूज ले सकते हैं कोई भी लैक्सेटिव।
तो उसके लिए 2 लाइन बोल देना भैया। 2 लाइन क्या बोलनी है? फर्स्ट लाइन ये बोलेंगे, इंडिकेटेड आफ्टर डॉक्टर परमिशन। और ऐसा नहीं हो तो क्या बोलेंगे? जनरली आपसे पूछ ले दे सकते हैं या नहीं, तो जनरली का आंसर क्या देंगे? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। इसने बनाया हुआ है सवाल, तो आप लोग भी बराबर अटेंशन से देते रहेंगे ध्यान, कि हमारे सामने भी ये सवाल आ सकता है कि प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम के ओवरकमिंग के लिए जनरली एनीमा या लैक्सेटिव जैसे टूल इंडिकेटेड है या नहीं। तो जनरल इंडिकेशन वो नहीं है। कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड एक और अपने पास प्रॉब्लम, हेमोरॉइड्स। बताया था आपको, कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए संडास में जब जरूरत से ज्यादा जोर लगा लेते हैं तो परिणाम स्वरूप वहां पे फ्लावट दो आती है, वो हेमोरॉइड्स कहलाते हैं। अब हेमोरॉइड्स के लिए भी एक बात, जो इंटरवेंशन आपने कॉन्स्टिपेशन के लिए दिए सेम यहां दो। इंक्रीज फ्लूइड, इंक्रीज फाइबर, एम्बुलेशन, एनिमल लैक्सेटिव। नया क्या देना है तो वो देखें। हेमोरॉइड्स में भगवान ने ऐसी जगह जुगाड़ पे प्रघात कर दिया कि इंसान की हालत दुर्दशा हो चुकी है, टिकाने की जगह में बड़ी तकलीफ होने लगी है। तो क्या कहें, बेचारा बैठ नहीं पाएगा, जब भी बैठेगा उसे उसका हादसा एहसास दिलाएगा। तो ऐसों को बेचारे अपने साथ में तकिया लेके घूमते हैं कि जहां भी बैठना होगा पहले तकिया बिछाएंगे फिर अपनी तशरीफ टिकाएंगे। यहां भी ऐसा करना है, बिल्कुल बोलना पड़ता है यूज पिलो फॉर सिटिंग, क्योंकि तकिए जैसा नरम एहसास अपने तशरीफ के नीचे नहीं रखेंगे तो और भी गंभीर समस्या हो सकती है। तो इंस्ट्रक्शन दें, क्या इंस्ट्रक्शन दे दें? यूज पिलो फॉर सिटिंग। और फिर जब यह समस्या दर्द बढ़ा जाए तो फंडामेंटल का गर्म स्नान क्यों ना ले लिया जाए, बड़ा इंपॉर्टेंट है सिड्स बात। तो कॉन्स्टिपेशन वाले सेम इंटरवेंशन के अलावा कुछ नए इंटरवेंशन जो हेमोरॉइड्स के लिए हैं सामने अवेलेबल है। यूज पिलो फॉर सिटिंग, नेक्स्ट वन सिड्स बात। आगे हेमोरॉइड्स के बाद हमारे पास अगली समस्या हार्ट बर्न। हार्ट बर्न अपन ने देखा था, कार्डियक स्फिंक्टर का रिलैक्सेशन, नीचे से बच्चे का प्रेशर, खाना गले में, ईसोफेगस सीने में जलन, ये सब चीजें। तो इसके लिए जो इंटरवेंशन है वो सुने। सिंपल इंटरवेंशन तो होते हैं, ऑयली और स्पाइसी नहीं खाना, स्मॉल और फ्रिक्वेंट खाना, पानी पीने का नियम, खाने के साथ नहीं पीना। जो विशेष है उस पर ध्यान दें। हार्ट बर्न में आपको बता रहा हूं मैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट वन, कॉमन प्रैक्टिस जो हम फॉलो नहीं करते पर करनी चाहिए, खाते ही बिस्तर नहीं पकड़ना कम से कम आधे घंटे तक। स्टेटमेंट है मेंटेन अपराइट पोजीशन एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर आफ्टर मील। भोजन क्रिया करने के पश्चात कम से कम आधे घंटे तक बिस्तर को ना देखें, अपराइट पोजीशन रखें। सेकंड वन, एक पोजीशन है जो हार्ट बर्न और बैक एक दोनों में बड़ी काम आती है, हार्ट बर्न में भी और बैक एक में भी, क्योंकि उस एक्सरसाइज का, पोजीशन का सर्कुलेशन बढ़ाने में रोल होता है। टेलर सिटिंग नाम है, टेलर सिटिंग, जिसे करने से ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने से दर्द भी दूर होते हैं और यहां खाना पचने में भी मदद मिलती है। तो वो भी आप यहां पे इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। तो हार्ट बर्न क्या बोल रहा है? विशेष बात, सिंपल सिंपल बात जब बोलनी होती है तो हम क्या बोलते हैं? अवॉइड ऑयली और स्पाइसी। इसके अलावा खाना कैसा कैसा? स्मॉल और फ्रीक्वेंट।
इसके अलावा सिंपल सिंपल किसके लिए बताते हैं? फ्लूइड ड्रिंकिंग के लिए। पर मेजर जो आज मैंने बताया उसमें शामिल था कि मेंटेन अपराइट पोजीशन, और ये पोजीशन कब तक? कम से कम हाफ आवर तक। खाना खाने के आधे घंटे बाद तक आप बिस्तर पर नहीं जाएंगे, अपराइट रहेंगे। और सर्कुलेशन इंप्रूवमेंट करने के लिए यहां पे एक पोजीशन है जिसका नाम है टेलर सिटिंग। टेलर सिटिंग करेंगे, सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, खाना जल्दी डाइजेस्ट होगा, जल्दी खाना डाइजेस्ट होगा तो उससे हार्ट बर्न प्रॉब्लम भी दूर रहेगी। टेलर सिटिंग का डेमोन्स्ट्रेशन भी आप देख लें। आज के लेक्चर में आपने कुछ देर पहले कीगल देखा था, यहां देखते हैं टेलर सिट का एग्जाम्पल। देखे सामने बोर्ड पे, बड़े आराम से फर्श पे ऐसे बैठ जाइए, थोड़ा नी का एलिवेशन, नी और सोल कनेक्टेड है, नी एलिवेट है, और फिर बॉडी को मूव करना है अल्टरनेटिवली अपोजिट डायरेक्शंस में, राइट वन लेफ्ट वन। यहां पे राइट टर्न हो रहा है, फिर लेफ्ट टर्न होगा, तो अल्टरनेटिवली बॉडी को बैठे बैठे टर्न करना टेलर सिटिंग कहलाता है, जिससे बॉडी का सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। और इंप्रूव सर्कुलेशन से हमें डबल बेनिफिट होता है, एक बैकएक में रिलीव होता है और दूसरा फ्लूइड का डाइजेशन होता है, जिससे हार्ट बर्न प्रॉब्लम ओवरकम होती है। हार्ट बर्न आते हैं अपन एलिमेंट्स के लगभग एंड पे, और हमारे पास लास्ट वन नाम जो अवेलेबल है वो है बैक एक। माइनर एलिमेंट्स और एडवाइस की आज के लेक्चर को डेजिग्नेटेड पूरी क्लास लास्ट वन पे आ गई है कमर दर्द पे, और कमर दर्द भी लास्ट में अच्छा ज्ञान आपको देके जाने वाला है। वो कैसे, तो सुनिए। बैकएक होना लाजमी है लॉर्डोसिस पोस्चर के कारण। यहां इंटरवेंशन बड़े ध्यान देना। फर्स्ट थिंग अभी सुन लें, मस्कुलोस्केलेटन और नर्वस सिस्टम के जो मरीज होते हैं उन्हें आराम करने के लिए कभी भी जो बेड देते हैं वो कंफर्टेबल नहीं होने चाहिए। या तो उस बेड पे, बिस्तर पे गद्दा नहीं होगा, वो फ्लैट प्लाई का बना होगा, और गद्दा होगा तो एकदम हार्ड मजबूत होगा, ताकि उनका वर्टिब्रा पूरा स्ट्रेट रह सके। मस्कुलोस्केलेटन और नर्वस सिस्टम के पेशेंट के लिए जो बेड होता है, या तो वो फ्लैट सरफेस होती है या वो हार्ड सरफेस होती है। विशेष ध्यान रखने योग्य बात। नंबर 2, कमर दर्द को लेकर के टीवी सीरियल में भी बड़े सारे विज्ञापन बना रखे हैं। मेरी कमर ऐसे कर को रखे, मूव लगाओ, आगे चलो, आइडस लगाओ, दर्द भगाओ, बहुत सारी चीजें। तो यहां ध्यान रखिए, प्रेगनेंसी जैसे इवेंट में जो बैक एक है, उस समस्या के चलते किसी भी कंप्रेशन और मसाज को यूज नहीं लेना है, वो अवॉइड करना है। बैक मसाज और कंप्रेशन आर स्ट्रिक्टली अवॉइडेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, क्योंकि उससे प्रेगनेंसी रिलेटेड स्ट्रक्चर का कंप्रेशन हो सकता है, प्लासेंटा डैमेज हो सकता है। तो ये बात ध्यान रखना है। जो चीज अपन बहुत कॉमन करते हैं वो काफी अनकॉमन है प्रेगनेंसी में। कमर दर्द के लिए किसी भी मलहम का इस्तेमाल नहीं करना है। यहां कमर दर्द दूर करने के लिए 2 एक्सरसाइज बताई गई है। एक तो आपको दिखाई मैंने टेलर सिटिंग, और एक और होती है बड़ी जोरदार पेल्विक रॉकिंग। दोनों का यूज कर सकते हैं। तो पहले लाइन लिखने का क्या बोला बैक एक के लिए। नंबर 1 आपने क्या बताया, इट इज रिलेटेड टू पोस्चर। नंबर 2 क्या करना है, सरफेस हमेशा कैसी देनी है, हार्ड और फ्लैट सरफेस। इसके अलावा क्या क्या नहीं करना, कोई मसाज नहीं करना, कोई कंप्रेशन नहीं देना। ठीक है। और बात करें एक्सरसाइज की, तो वहां पे 2 एक्सरसाइज, एक कौन सी टेलर सिटिंग और दूसरी कौन सी पेल्विक रॉकिंग। चलो यहां पे एक डाउट आ जाए तो उसको दूर कर देता हूं कि मान लो एग्जाम में ये पूछ लिया बैक एक के लिए कौन सी एक्सरसाइज है, दोनों में से जो आ जाए वो आंसर है। दोनों आ जाएं, बाय चांस यदि दोनों आ जाएं
तो उस केस में अपना बच्चा ना घबराए, आप आंसर देके आ जाना पेल्विक रॉकिंग। टेलर सिटिंग तो सामने अभी भी आंटी घूमती हुई दिखाई दे रही है, एक बार उसे पेल्विक रॉक करके दिखा देते हैं तो अपने पास ये एक्सरसाइज पेल्विक रॉकिंग। देखिए कितनी आनंददायक मुद्रा में ये महिला इतने बड़े गुंबद पे बैठ करके आसमान को क्या निहार रही है। कुल मिला के क्या करना होता है, दोनों लोअर एक्सट्रीमिटीज को इस प्रकार किसी ऑब्जेक्ट पे रखा जाता है। ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो बॉल है, ये कुर्सी लकड़ी की मत लेना क्योंकि वो हिलती नहीं है। ऐसी प्लास्टिक बॉल्स होती हैं जिससे बॉडी आगे पीछे लगातार मूव करती है। ये बॉल स्पंज का नेचर है, ऐसे मूव करेंगे तो आपको बैक एक में रिलीफ फील होगा। इस प्रकार के डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से पेल्विक रॉकिंग को एक्सप्लेन किया जाता है। तो बैक एक के साथ वो सारे एलिमेंट्स जो इंपॉर्टेंस रखते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताए गए। यहां आते ही एएनसी का जो लास्ट और मेजर कंपोनेंट था एडवाइजेस वाला सेगमेंट, वो भी कंप्लीट होता है। प्रीवियस लेक्चर में एएनसी में आपने रजिस्ट्रेशन हिस्ट्री एग्जामिनेशन का पोर्शन कवर किया था। आज के लेक्चर में सारी बातें एडवाइजेस को लेकर की गई। सारी एडवाइस देनी थी किसके अकॉर्डिंग, माइनर एलिमेंट। एक बार फटाफट 5 मिनट का रिवाइज कीजिए कि अपने पास कंप्लीट एडवाइस दी जानी है माइनर एलिमेंट के रिगार्डिंग। वहां आपने देखा फर्स्ट एलिमेंट नोजिया वॉमिटिंग, जहां पे एम्प्टी स्टमक, ड्राई कार्बोहाइड्रेट, हर्बल एक्यूप्रेशर, सबका अपना अपना रोल था। यूरिनरी फ्रीक्वेंसी के अंदर शेड्यूल वॉइडिंग, कीगल एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंस ही क्वेश्चन बनेगा कीगल एक्सरसाइज से भी। वजाइनल डिस्चार्ज में डाउची जो इरिगेशन प्रैक्टिस होती है उसका अवॉइडेंस होता है, यह आपको बताया गया। नेक्स्ट कंप्लेंट डिस्कंफर्ट में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सवाल बनता है, किसी भी ऑयल बेस का यूज नहीं लेना है, एकदम वाटर से क्लीन करना है। सिंकोप, सर्कुलेशन इंपेयरमेंट वाली कंडीशन आ जाती है सामने, तो करना है सिंपल सा इंटरवेंशन, चेंज इन द पोजीशन। एडिमा के लिए बेसिक इंटरवेंशन यूज कर सकते हैं, क्लोथिंग डिवाइस है स्टॉकिंग्स का। एडिमा की तरह वेरिकोसिटी पर दो आदत जो बदलनी है, टाइट क्लोथिंग और क्रॉस लेग पोस्चर। कॉन्स्टिपेशन के लिए लास्ट वाली लाइन से क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो इंडिकेटेड है कॉन्ट्राइंडिकेटेड। कंट्रोवर्सी रहती है पर आपको बता दिया गया है कि आप कंट्रोवर्सी में ना जिए, सही जवाब को लेकर आगे बढ़े। इससे रिलेटेड कंडीशन हेमरॉइड्स, हेमरॉइड्स के लिए पर्टिकुलर इंटरवेंशन, सेटिंग के लिए डिवाइस और थेरेपेटिक प्रोसीजर सेट्स बाथ। हार्टबर्न समस्या ओवरकम करने के लिए अप स्टेयर पोजीशन और टेलर सेटिंग प्रैक्टिस, और लास्ट वन बैक रिलीव के लिए अपने पास इंटरवेंशन। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो ट्रांसफर करी गई दोनों लेक्चर में बड़े ही बेसिक प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए, जिसका नाम था एंटीनेटल केयर। बात कर लेते हैं उन सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की जो प्रीवियस लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको दिखाए गए थे। तो आते हैं अपन एक बार वापस से अपने एमसीक्यू सेशन के अंदर। कौन कौन से एमसीक्यू बताए गए थे, वन बाय वन देखना शुरू करें। आ जाइए नंबर 1, इसे देखें। यह था अपना कॉन्स्टिपेशन वाला। कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए क्या इंस्ट्रक्शन आप देना चाहोगे? 4 ऑप्शन सामने देख लीजिए। फर्स्ट वन ऑप्शन जहां पे इंक्रीज हो रहा है फाइबर का और फ्लूइड का, वही एप्रोप्रिएट है। बाकी सब में कोई आपको कॉन्ट्रैक्शन का रेशनल दे रहा है, लैक्सेटिव का यूज बता रहा है, स्टूल सॉफ्टनर का यूज बता रहा है, ये हमने नहीं पढ़ा। हमने यही पढ़ा सिंपली आप एडवाइस करें फ्लूइड एंड फाइबर। बाकी किसी भी लैक्सेटिव सॉफ्टनर का प्रेस्क्रिप्शन देना डॉक्टर के अंडर होता है। नेक्स्ट वन बैक एक, कमर दर्द आया, अभी आपने पढ़ा था। कमर दर्द के लिए 2 बताई मैंने एक्सरसाइज, एक टेलर सिटिंग, दूसरा पेल्विक रॉकिंग। क्योंकि यहां पे पेल्विक रॉकिंग नहीं है, आंसर क्या जाएगा? टेलर सिटिंग, ऑप्शन नंबर बी। दोनों होते तो आंसर जाता पेल्विक रॉकिंग। नेक्स्ट कीगल,
स्टार्टिंग में आ गई थी अपने पास ये आज कीगल एक्सरसाइज जो करी गई पेरिनियल मसल इंप्रूवमेंट के लिए, तो अपने पास बड़ा इजी है आंसर देना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन, ब्लड सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन संबंधित सवाल तो ओबीजी में ऐसे यूनिट में जब भी आता है तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन पे अच्छे से अच्छे कॉम्पिटिटर का दिल आ जाता है। तो बड़ा सरल जवाब है लेफ्ट लेटरल पोजीशन। नेक्स्ट वन, इधर देखें, वही लॉजिक, लेफ्ट साइड में आप क्यों लेटते हैं? ताकि राइट साइड में दबाव ना बढ़े। जवाब दें यहां पे, बेस्ट आंसर है सी, कि अपन लेफ्ट में लेटेंगे तो राइट की तरफ जो वेन्स है वो कंप्रेस नहीं होगी, जिससे वीनस रिटर्न पे फर्क नहीं पड़ेगा, सर्कुलेशन मेंटेन रहेगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन देखें, न्यूकल ट्रांसलूसेंसी बता दिया आपको मैंने, फीटल नेक के पीछे सबक्यूटेनियस फैट को देखता है। ऑप्शन नंबर ए क्रोमोसोमल एनोमलीज के लिए, और करने का टाइम था इसका 11 से 14 वीक, ऑप्शन बी। आगे बढ़े, यहां देखें, हार्ट बर्न की समस्या हो रही है, तो हार्ट बर्न में क्या करना चाहिए? तो हार्ट बर्न में क्या आंसर देंगे आप लोग? ऑप्शन नंबर बी, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट डाइट। ज्यादा नींबू पिएंगे तो और जलन, कम पानी पिएंगे तो भी समस्या। सोडा बाइकार्ब का रेशनल नहीं है, आंसर देना है बी, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील। बड़ा इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, टीटी इम्यूनाइजेशन। तो इसके लिए सुन लें, सीएचएन पोर्शन बताया जाएगा। 2 डोज टोटल होती हैं, दोनों में कम से कम 1 मंथ का गैप होता है। फर्स्ट डोज कब एडमिनिस्टर करें? तो उसका प्रिंसिपल होता है जैसा ही आपको प्रेगनेंसी का पता लगे, जैसे ही आपको प्रेगनेंसी का पता लगे, या आप विजिट के लिए पीएससी सीएससी पे जाएं, और जब भी जाएं तो कम से कम दोनों 24 वीक से पहले पूरा हो जाना चाहिए। इन इंस्ट्रक्शन को ध्यान रखते हुए यहां पे आंसर देना होता है हमें फर्स्ट, एट फर्स्ट कॉन्टैक्ट और एज अर्ली एज पॉसिबल। नेक्स्ट वन, नोजिया वॉमिटिंग के लिए क्या सही नहीं है? तो देखो, मैंने बताया था मॉसबी का क्वेश्चन है, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बी ने ताजा तो जूस पिलाया, पर जूस पिलाया और हमने कहा सुबह पीना मना है, खाना चालू है, लिक्विड कम देना है, तो आंसर ऑप्शन विल बी बी। इसी प्रकार यहां पे आ जाए, बैक एक के लिए सी को देखो, सिखा दिया नर्वस और मस्क्यूलो में आरामदायक बिस्तर नहीं देना है, आंसर ऑप्शन नंबर सी। लास्ट वन क्वेश्चन देखें, इधर कॉन्स्टिपेशन में क्या गलती हो गई? यहां देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, फाइबर बढ़ाने हैं सही है, एम्बुलेशन करना है सही है, लैक्सेटिव अवॉइड होते हैं सही है। गलती क्या करी इसने? यहां पे 4 ग्लास वाटर, 4 ग्लास पानी बहुत कम होता है, 1 ग्लास में 150 ml होता है, 4 का मतलब 600 ml ही हुआ। रूटीनली हम एक दिन में 1-1.5 लीटर पी जाते हैं, और कॉन्स्टिपेशन हो तो ज्यादा ही पीना चाहिए, इसीलिए ये आपने गलत कहा, ऑप्शन ए। तो ये वो सारे अपने पास प्रैक्टिस क्वेश्चन का सेट था जो लेक्चर से पहले लिया गया। तो इस यूनिट में फिजियोलॉजिकल चेंजेस और उससे जुड़े हुए केयर वाले 2 एस्पेक्ट हमने पूरे कर लिए हैं। इसी यूनिट में अपन आगे बढ़ेंगे एक बहुत ही स्पेसिफाइड कैटेगरी की तरफ, नाम है हाई रिस्क प्रेगनेंसी में की जाने वाली टेस्टिंग। हाई रिस्क प्रेगनेंसी जो इंडिकेट करती है किसी बड़ी एबनॉर्मलिटी को या बड़ी एबनॉर्मलिटी की हिस्ट्री को, तो उस फीमेल के साथ में कौन सी एडवांस टेस्टिंग कनेक्टेड होती है, ये सब देखेंगे अपन अपने आने वाले अगले लेक्चर्स में। आज और अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।